हेलो प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो प्रीवियस क्लास है उसका यह सेकंड पार्ट है। दोस्तों, इस क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके के साथ जो सेकंड पार्ट में कुछ टॉपिक्स रह गए हैं उसको हम पढ़ लेंगे और इसको कंटिन्यू दोस्तों टॉपिक वाइज पूरी चैप्टर को पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे और हर एक उस टॉपिक पर बात करेंगे, उस कंसेप्ट पर बात करेंगे या कहें तो उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे जहां से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि दोस्तों आप किसी भी चैप्टर पर बहुत अच्छे तरीके के साथ कंसेप्ट के साथ पढ़ लेते हैं तो उस पर यदि कितने भी प्रश्न क्यों ना पूछे जाएं, आप उनको अधिक से अधिक सॉल्व कर पाएंगे और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके लिए नोट्स तैयार हैं और कंप्लीट सीरीज़ के अनुसार आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो छात्र सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके लिए धन्यवाद। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके लिए जो क्लास नोट्स हैं वह तैयार हैं और ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बायोलॉजी जो पोर्शन होता है दोस्तों, यह जो है जो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न होता है उसमें बायोलॉजी का जो पोर्शन है वह अधिकतम प्रश्न यही से आते हैं। वहाँ पर जो प्रश्न आपके लिए देखने को मिलेंगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में एंड सबसे कम मिलेंगे आपके लिए जो फिजिक्स है। और देन उसके पश्चात कुछ चैप्टर एनवायरनमेंट के भी हैं, वह भी आपके लिए देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित कुछ चैप्टर हैं वह भी आता है। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर फिजिक्स आता है कम, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है अधिकतम पूछी ही जाती है। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर के बारे में और अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझ लेते हैं। कुछ टॉपिक को हम पढ़ रहे थे, उसमें से कुछ जो रह गया है उसको शेष पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। देन उसके पश्चात हम मानव में श्वसन को, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन को हम समझेंगे। तो श्वसन होता है वह दो प्रकार का होता है। क्या होता है दो प्रकार का? एक होता है अनॉक्सी श्वसन और दूसरा होता है ऑक्सी श्वसन। तो क्या होते हैं यह श्वसन, तो इनके बारे में समझते हैं। जैसे कि आपको याद भी होगा कि आपने पढ़ा था कि जो पादप होते हैं उनमें जो है कोई भी विशेष अंग नहीं पाए जाते, बल्कि जो उनमें रंध्र होते हैं यानी स्टोमेटा, यानी उन्हें बात रंध्र भी कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा पादपों में श्वसन होता है। इसको थोड़ा सा आप रिवाइज करते रहेंगे और पादपों में समझेंगे। देन उसके पश्चात जो एनिमल्स होते हैं उनमें समझेंगे और देन उसके पश्चात ह्यूमन में समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय या कहें तो ऑक्सी श्वसन क्या होता है। क्योंकि ऑक्सीजन जो के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर दो प्रकार का श्वसन बताया था। एक बताया था ऑक्सी श्वसन, दूसरा बताया था अनॉक्सी श्वसन। तो यहाँ पर हम ऑक्सी श्वसन यानी कि वायवीय श्वसन के बारे में समझते हैं, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कभी कभी जो परीक्षा में प्रश्न आता है वहाँ पर एरोबिक जो लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं इसको ही लिखता है, बाकी सब हिंदी में लिखता है। इसको लिखता है एरोबिक श्वसन क्या होता है, जबकि लिखना चाहिए यदि इंग्लिश में लिखता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, नहीं वह लिखता है हिंदी में ही लिखेगा एरोबिक श्वसन क्या होता है। तो बहुत सारे छात्र कहते हैं एरोबिक क्या होता है, इसी कारण से वह कभी कभी कोई कोई प्रश्न को छोड़ देते हैं। लेकिन आप जो है अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि एरोबिक जो है इसका इंग्लिश नेम है। तो यहाँ पर एरोबिक क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप कि इस प्रकार की क्रिया में यानी कि ऑक्सी श्वसन जो होता है, आणविक को जो ग्लूकोज का जो अणु होते हैं उसकी बात चल रही है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करके, यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है यहाँ पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करके यानी कि ऑक्सीडेशन होता है CO2 गैस और जल में यहाँ पर उपस्थित नहीं है, परिवर्तित कर देता है। यह क्या कर देता है, इनमें जो है जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पर यह जो ऑक्सीजन के द्वारा क्रिया करके ग्लूकोज जो है CO2 गैस और जल में बदल जाता है। जैसा कि मैंने आपके लिए थोड़ी देर पहले रिएक्शन भी प्रीवियस वीडियोज में आपके लिए रिएक्शन दिखाई थी। तो अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में शुरू होती है। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा भी प्राप्त होती है या कहें तो उत्पन्न होती है। साथ ही इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP और 6 CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 6 अणु प्राप्त होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसको याद कैसे रखेंगे, थोड़ी सी 4 लाइन है
याद करेंगे आप समझ करके। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा था कि जो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होता है वह कहाँ होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है कोशिका का, कोशिका द्रव्य में, द्रव्य का मतलब लिक्विड पार्ट है कोशिका का, उसमें यह क्रिया शुरू होती है। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, वह वहाँ पर क्या था, ग्लूकोज के एक अणु से 2 पाइरुविक जो अम्ल का निर्माण होता है वही तो ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है क्रिया। तो यहाँ पर वही क्रिया कहाँ पर होती है, कोशिका द्रव्य में, यानी कि कोशिका का जो लिक्विड पार्ट होता है वहाँ पर यह क्रिया होती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं अब यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में शुरू होती है। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा भी प्राप्त होती है, क्योंकि ग्लूकोज क्या देता है, तुरंत एनर्जी देता है, ऐसा यह पदार्थ होता है। साथ ही इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP यानी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट और 6 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 6 अणु प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को आप समझ सकते हैं कि यह ग्लूकोज है और C6H12O6 प्लस 6O2 यानी जो ऑक्सीजन के 6 अणु जो हैं एक ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करेंगे या कहें तो रिएक्शन करते हैं। और यह एक अभिक्रिया कैसी होती है, एंजाइमी अभिक्रिया होती है, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा था। एंजाइमी अभिक्रिया होती है, 25 से 45 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है और 6 कार्बन यानी 6 CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कितने अणु प्राप्त होते हैं, 6, और साथ में ही हमें क्या प्राप्त होता है, 6 अणु जल के भी प्राप्त होते हैं। और हमें इसी के साथ हमें प्राप्त होती है 38 ATP या कहें तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। कहाँ से, ग्लूकोज के सिर्फ एक अणु के द्वारा। इस रिएक्शन को आप याद रखेंगे, कभी कभी पूछा ही जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट हुए हों, यदि वहां पर बायोलॉजी का कुछ रोल रहता है तो वहां पर आपके लिए प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वहाँ पर कोई टफ प्रश्न नहीं होता है, यही कंसेप्ट होता है, यहीं से पढ़ करके वह प्रश्न बन जाते हैं। तो इनको आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी तरीके से आप इसको समझ लेंगे तो आपको याद भी रहेगा। तो क्या होता है, 38 ATP यानी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की, जो हमने श्वसन समझा था उसके बारे में समझते हैं। अवायवीय या अनोक्सी श्वसन क्या होता है, जिसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से हम जानते हैं। वह था एरोबिक और यह है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है, ऐसा लिखना जरूरी है क्या, लिखेंगे तो हमें थोड़ा सा कंसेप्ट जो है अच्छा तैयार होगा, इसलिए हम लिखते हैं। यह प्रक्रिया किंडवन प्रक्रिया कहलाती है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती थी दोस्तों, वहाँ पर हम कहते थे ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता था वहाँ पर, ग्लाइकोलाइसिस होता था यदि ग्लूकोज के एक अणु से 2 पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है, वह ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया कोशिका के द्रव्य में संपन्न होती है। और यदि इस अभिक्रिया की बात करें तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, किंडवन प्रक्रिया या कहें तो फर्मेंटेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। बहुत बार फर्मेंटेशन के नाम से अभिक्रिया पूछी गई है, इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। और साथ ही दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा और अच्छे तरीके से अपनी क्लास को तैयार कीजिए। तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम, इसमें भोज्य पदार्थ का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, आंशिक यानी बहुत कम मात्रा में उसका ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीकरण कम होगा तो वहाँ पर एनर्जी भी बहुत कम ही मिलेगी। तो देखेंगे यहाँ पर, तथा भोज्य पदार्थ का लगभग 5% भाग ही ऊर्जा के रूप में बदलता है। वहाँ पर एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो रही थी, लेकिन यहाँ बात करें तो यहाँ सिर्फ 5% भाग ही ऊर्जा के रूप में जो भोज्य पदार्थ है उसका बदलता है। जबकि जो हमने एरोबिक रिएक्शन पढ़ी थी वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन एक ही ग्लूकोज के अणु से 38 ATP ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे और यहाँ पर 5% भाग ही यहाँ पर ऊर्जा में बदलता है। तो रिएक्शन कैसी होती है इसको समझते हैं। कार्बन यहाँ पर देख पा रहे हैं, कार्बन के परमाणु 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। तो यह जो इनका संयोग है यही तो होता है ग्लूकोज।
तो C6H12O6 + 6 CO2 यानी ऑक्सीजन के 6 अणु हैं, उसमें भी 6 ही अणु थे। यह अनोक्सी अभिक्रिया है यानी अनोक्सी श्वसन है। तो इसके द्वारा हमें प्राप्त क्या होता है, यहाँ पर होता है 2C2H5OH यानी OH लगा है जहाँ पर एल्कोहल हो जाता है, यानी यह क्या है, एथिल एल्कोहल है, क्योंकि C2H5 एथिल एल्कोहल होता है। और इसके कितने अणु प्राप्त होते हैं, हमें 2 अणु प्राप्त होते हैं। साथ ही हमें क्या प्राप्त होता है, H2CO2 क्या प्राप्त होता है, H2CO2। यहाँ पर H को काटेंगे, यहाँ पर 2 अणु जो हैं हमें, सॉरी यहाँ पर देखेंगे आप, इसको H को हटा लेंगे, यहाँ पर जो है हमें 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्राप्त होते हैं, प्लस 27 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि हम एरोबिक रिएक्शन यानी ऑक्सी रिएक्शन जो थी उसकी बात करें तो वहाँ पर हमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई थी, बल्कि यहाँ पर तो सिर्फ 27 किलो कैलोरी एनर्जी ही प्राप्त हुई है। तो यहाँ से आप समझ पाए होंगे कि इन दोनों में कैसा अंतर है। कभी कभी अंतर लिखने के लिए आता है, ऑक्सी और अनॉक्सी अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। तो सबसे बड़ा अंतर तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे कि ऑक्सी जो रिएक्शन होती है उसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि इसमें कितनी होती है, 27 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत बड़े ज़्यादा, देखो आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी में लगभग 20वां भाग है यह, क्योंकि 5% है, 5% ही यहाँ पर एनर्जी में जो भोज्य पदार्थ है बदला गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं आपका, यीस्ट होता है तथा जीवाणु में कोश का द्रव्य से बाहर होने वाले अवायवीय ऑक्सीकरण को किण्वन कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि किण्वन क्या होता है, फर्मेंटेशन किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में यदि लिखने के लिए पूछा जाता है तो इन 2 लाइन को आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यीस्ट होता है या फिर जीवाणु में कोश का द्रव्य से बाहर, ये अभिक्रिया कहाँ होती हैं, कोश का द्रव्य से बाहर होती हैं। वहाँ पर कहाँ हो रही थी, कोश का द्रव्य के अंदर, कोश का द्रव्य में हो रही थी। यहाँ कोश का द्रव्य से बाहर होने वाले अवायवीय, वहाँ पर वायवीय था, यहाँ पर अवायवीय ऑक्सीकरण को किण्वन कहते हैं। क्या होता है, ऑक्सीकरण को किण्वन कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि एरोबिक रिएक्शन क्या होती हैं और एनएरोबिक रिएक्शन क्या होती हैं। और हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में तो यह भी आप समझ चुके होंगे, वायवीय या ऑक्सी श्वसन। जहाँ पर वायवीय या ऑक्सी श्वसन होता है दोस्तों, वहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता, इसीलिए ऑक्सी कहा जाता है। यदि ऑक्सीजन नहीं होता है वहीं पर कहा जाता है अनॉक्सी। क्या कहा जाता है, अवायवीय या अनॉक्सी। वायवीय का मतलब वायु की उपस्थिति, जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। यहाँ पर लिखेंगे आप अनुपस्थिति। क्या लिखेंगे, अनुपस्थिति। अनुपस्थिति में, क्योंकि यहाँ पर अवायवीय होता है, यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। यहाँ पर लिखेंगे आप अनुपस्थिति। क्या लिखेंगे, अनुपस्थिति में होती है। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से ये वायवीय ऑक्सीजन जहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपके लिए, तो वहाँ पर वायवीय श्वसन क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की यानी ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और अवायवीय जो श्वसन होता है यानी अनॉक्सी, जहाँ पर अ माने नहीं, ऑक्सी माने ऑक्सीजन की मात्रा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, वहीं पर अवायवीय श्वसन होता है यानी एनएरोबिक रिएक्शन होती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन रिएक्शन को याद रखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। दोस्तों इसके पश्चात हम पढ़ेंगे श्वसन की अवस्थाएं। अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार जो श्वसन होता है कितने प्रकार का होता है, तो हमने 2 प्रकार का पढ़ा था। एक ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, एक में नहीं थी, तो एक ऑक्सी श्वसन और एक अनॉक्सी श्वसन। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि श्वसन की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो हम बात करें तो इसकी अवस्थाएं होती हैं 3, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन या ऊतकीय श्वसन नाम से भी आता है, और तीसरा होता है कोशिकीय श्वसन। और इसकी जो बाह्य श्वसन होता है यह भी 2 प्रकार का होता है, श्वासोच्छ्वास श्वसन, गैसीय श्वसन। इस तरीके से फिर हम इन तीनों श्वसनों को समझेंगे। देन उसके पश्चात अच्छे तरीके से इस क्लास को पढ़ते रहेंगे, और अच्छे तरीके से इस क्लास को देखने के पश्चात पूरे ही टॉपिक को हम क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। और फिर हम चलेंगे
आगे हम क्लास भी कंटिन्यू करते रहेंगे, अच्छे तरीके से जो भी नोट्स हैं उस पर पढ़ते रहेंगे। फिर हम देखेंगे कि पादपों में श्वसन किस तरीके से होता है और इस पर पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जड़ें कैसे 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 श्वसन करती हैं, किस तरीके से कहाँ श्वसन होता है, किस चीज़ का कहाँ पर आवश्यकता होती है और किस तरीके से अब पूरी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। अब हम आगे बात करते हैं। देन उसके पश्चात हम पढ़ेंगे मानवों में श्वसन। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे तो बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह क्लास जो है आपके लिए मिलती रहेंगी कंटिन्यू। जो छात्र थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद, और इसी तरीके से अच्छे तरीके से सपोर्ट करते रहें और आपके लिए क्लास जो है बहुत अच्छी तरीके से मिलती रहेंगी। प्लीज़ दोस्तों, अपने जितने भी फ्रेंड, मित्र, भाई बहन या जो भी रिलेटिव हैं आपसे जुड़े हुए, आप उन्हें हमारे चैनल से जोड़ें और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।